प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनु के बारे में पढ़ेंगे। मनु एक भारतीय राजनीतिक चिंतक हुए हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक में उनकी गणना की जाती है। मनु का परराष्ट्र नीति से संबंधित जो सिद्धांत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लगभग हर साल पूछा जाता है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की बात करी है। इसमें हम देखेंगे कि मनु का कहना है कि जो परराष्ट्र संबंध है, मनु के परराष्ट्र संबंध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह की बातें चित्रित की गई हैं। तो इसमें सैद्धांतिक पक्ष में हम मंडल सिद्धांत, षाटगुण नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया गया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे कि अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल दिया गया है। इसके पीछे एक मूल्य मान्यता यह है कि एक सफल शासक को हमेशा शत्रुओं की संख्या को कम से कम रखना चाहिए और मित्रों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि प्राचीन काल से ही जो परराष्ट्र संबंध है वो मित्र और शत्रुओं की संख्या में बैलेंस बनाकर चलने में ही व्यावहारिक रूप माना गया है। मनु ने एक राजा की चर्चा की है और वो राजा का नाम दिया है उसने विजिगीषु, यानी कि विजय चाहने वाला या सफलता चाहने वाला। इसको सेंटर में रखा गया है। राजा को राज्य मंडल का सेंटर माना गया है या केंद्र माना गया है। इसमें अन्य राज्यों की जो गणना है वो किस तरह से की जाती है, वो विजिगीषु के संदर्भ में ही की गई है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हों उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र माना गया है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु और मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं उसे उन्होंने मध्यम का नाम दिया गया है और इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन कहकर संबोधित किया है। तो इस तरह से जो है मनु ने 4 प्रकार के राज्यों की बात की गई है: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। तो जो जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हों उन्हें मनु में शत्रु माना गया है। दूसरा इसमें आता है कि शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है वो क्या माना गया, मित्र राज्य माना गया है। और जिसकी सीमाएं शत्रु और मित्र दोनों राज्यों से मिलती हो उसे मध्यम का नाम दिया गया है। और जो मनु ने जो इन सबसे जो भिन्न होता है उसको उन्होंने उदासीन कहा है। इस तरह से मनुस्मृति में जो टोटल है वो राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है, जिसमें विजिगीषु के जो अग्रभाग है उसका सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु माना गया है। उसके बाद में फिर मित्र माना, फिर अरि मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार से जो इसका जो बैक है पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पार्ष्णिग्रह माना गया है। उसके बाद आक्रांत, फिर पार्ष्णिग्रह सार और आक्रांत सार माने गए हैं। यानी कि मनु के अनुसार आक्रांत सार मित्र प्रकृति के और पार्ष्णिग्रह सार ये शत्रु प्रकृति के माने गए हैं। मध्यम और उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के, एक मध्यम, एक उदासीन और स्वयं विजिगीषु, कुल मिलाकर इस तरह से 12 सदस्य माने गए हैं। कैसे कैसे, एक सेंटर का हो गया विजिगीषु, मध्यम और उदासीन, ठीक है, 3 तो ये हो गए। फिर है पार्ष्णिग्रह सार, आक्रांत सार, और फिर है आक्रांत सार, आक्रांत और आक्रांत सार, पार्ष्णिग्रह और आक्रांत। तो इस तरह से क्या है कि टोटल ये 12 प्रकृति मानी गई है, 12 सदस्य माने गए हैं। तो इन 12 सदस्यों की उन्होंने 5 जो है वो नेचर बताई है।
5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई हैं, जैसे अमात्य, राष्ट्र। 5 कौन कौन सी होगी? अमात्य, जैसे उसने मंत्री कहा है, फिर राष्ट्र है, फिर दुर्ग है, फिर अर्थ है, और फिर दंड यानी कि सैन्य। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या उन्होंने 72 मानी गई है। मतलब 12 तो 5 प्रकृति में 12 पंजे 60 और 12 प्रकृति विजिगीषु की मानी गई है, तो 60 + 12 72 प्रकृति मानी गई है। इसको अपन याद इस तरह से रख सकते हैं। देखिए आप एक सर्कल है अपना, उसमें एक सेंटर पॉइंट आता है विजिगीषु, उसके अपन ऊपर चलेंगे तो सबसे पहला अरि, फिर अरिमित्र, फिर मित्र, फिर अरिमित्र, फिर अरिमित्र मित्र, फिर अरिमित्र मित्र, इस तरह से। फिर इसी तरह से आप नीचे आइएगा तो उसमें आ जाता है पार्ष्णिग्रह, आक्रांत, पार्ष्णिग्रहकार और आक्रांत सार, और फिर साइड में जो दोनों तरफ आते हैं वो आता है उदासीन और मध्यम। तो ये टोटल हमारी 12 हो गया। फिर उसके बाद में 5 हमने प्रकृतियों की बात की है। 5 प्रकृतियों का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो राष्ट्र है, जैसे अपन अपने राष्ट्र से लगा के देखें तो उसमें सबसे पहले आप राष्ट्र के पास आओ। राष्ट्र को चलाने के लिए क्या होता है कि मंत्री होता है, अमात्य जिसको बोला है ना। फिर उसके बाद में आप जो चारों तरफ आप जिसमें रहते हो उसको कहते हैं दुर्ग, और कोई भी काम बिना अर्थ के, बिना उसके नहीं हो सकता है, उसको कहते हैं अर्थ। और दंड के बिना तो सक्सेस प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल सकती है, तो वो दंड कहलाती है। तो एक तरह से 5 चीजें हमारे पास में राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। क्लियर है बिल्कुल। इस तरह से क्या होगा कि ये माना गया है कि मनु और की राज्य की रक्षा और हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु और मित्र पक्ष के राज्यों की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मंडल सिद्धांत में के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके तो निकटवर्ती या सीमावर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संदर्भ में नीति का निर्धारण करते समय विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर जैसे कि अपन देखते हैं कि अपना जो निकटवर्ती राज्य होता है वो हमेशा शत्रु की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से किसी भी को भी वैज्ञानिक तरीके से मनु ने भी मंडल सिद्धांत पर बल दिया है और राजा को ये सुझाव दिया है कि वे संबंधित राज्य के शासक के उद्देश्यों के आधार पर उनकी जो उसकी जो मंशा है उसके आधार पर अपनी जो विदेश नीति है उसको तय करे और अपना आकलन करे। इसी में मतलब कि वो खुद का भी आकलन करे, चाहे वो खुद का राष्ट्र के बारे में, अपने अर्थ के बारे में, अपनी सेना के बारे में, अपने कोश के बारे में सबका डिसीजन ले। इसके अलावा जिस राष्ट्र के साथ में वह मित्रता अथवा शत्रुता करना चाहता है उसकी भी पूरी स्थिति का अवलोकन करे, तभी वह सक्सेसफुल कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो है उन्होंने मंडल सिद्धांत की मनु ने चर्चा की। तो परराष्ट्र संबंधों में हमने बात करी थी कि 3 चीजें आती हैं परराष्ट्र संबंध में। जो सैद्धांतिक पक्षों में हम बात करने जा रहे हैं तो उसमें है कि मंडल सिद्धांत का पहला सिद्धांत, दूसरा है षाड्गुण्य नीति और तीसरा आती है उसमें उपाय। अब हम षाड्गुण्य नीति के बारे में देखेंगे। षाड्गुण्य नीति क्या होती है कि किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली जो नीति होती है वो षाड्गुण्य नीति कहलाती है। और षाड्गुण्य का मतलब षाड यानी कि 6 गुण उसमें आते हैं, संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। 6 जो ये नीतियां हैं, संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैधी भाव और संशय। तो मनु ने किसी भी राजा को ये परामर्श दिया कि वह भली भांति विचार विमर्श करके और परिस्थिति अनुकूल इन पर आकलन कर सकता है, अमल कर सकता है। जैसे संधि के बारे में है कि यदि कोई दूसरा राजा स्ट्रांग है और फर्दर उसको कहीं ना कहीं कोई फायदा मिलने वाला है तो ऐसे राज्य से हमेशा संधि करनी चाहिए। दूसरी बात आती है यदि
कोई भी राजा एक दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से आक्रमण करता है तो वह विग्रह कहलाता है। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो यह विग्रह का प्रथम भेद कहलाता है। और यदि मित्र पर किए गए, यदि किसी मित्र पर आक्रमण किया, मान लो मेरे किसी मित्र पर आक्रमण किया और मैं उसका प्रतिकार करता हूँ तो वह विग्रह का द्वितीय भेद कहलाता है। दो प्रकार के विग्रह की बात की गई है इन्होंने कि या तो प्रथम भार में तो शत्रु की जो कमजोरियां हैं उसके बारे में पता करके और फिर उस पर अटैक किया जाए तो वो है। और दूसरी बात आती है कि यदि वो उसको किया जाए कि भाई जैसे मान लो किसी ने उसके मित्र पर आक्रमण किया है तो ऐसी स्थिति में उसको उसका प्रतिकार करना वो कहलाता है कि भाई वो विग्रह का दूसरा प्रकार कहलाता है। तीसरा आता है यान। विजय की इच्छा से अथवा शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति में ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो मनु के अनुसार प्रथम यान कहलाता है। और यदि आक्रमणकर्ता राजा स्वयं समर्थ न हो और मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो उसे द्वितीय यान का नाम दिया गया है। और मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो या शत्रु पक्ष दुर्बल स्थिति में हो। चौथा पॉइंट आता है आसन। आसन का अर्थ होता है कि राजा द्वारा युद्ध ना करके युद्ध की तैयारी करके और प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। आसन में उसने दो प्रकार की चर्चा की है कि या तो सेना या कोष क्षीण हो जाए तब भी राजा जो है वो आसन को धारण कर सकता है। एक तो ये प्रथम आसन कहलाता है। दूसरी बात ये होती है कि यदि मित्र के अनुरोध पर युद्ध से अपेक्षा धारण कर लेता है तो वह द्वितीय यान कहलाता है, द्वितीय आसन कहलाता है। द्वैधी भाव में इसमें क्या होता है कि एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रख देता है और खुद कहीं और रहता है। यह नीति द्वैधी भाव की कहलाती है क्योंकि सेना का कुछ भाग तो सेनापति के अंडर में आ जाता है और कुछ भाग कुछ राजा के अंडर में रहता है। तो द्वैधी भाव की जो भावना है इससे क्या होता है कि किसी राजा द्वारा मतलब कई बार ऐसा होता है कि संधि और विग्रह को एक साथ काम में लेना द्वैधी भाव कहलाता है। इसमें मनु का मानना है कि यदि राजा शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को दो भागों में बांट दे। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करेगा और बाकी सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्र आदि की सहायता से शक्ति का संचय करेगा। संशय में है कि आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संशय कहा गया है। यदि द्वैधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ न हो सके तो संशय का सहारा लेना चाहिए। उपाय में ये कहा गया है। अब तीसरी बात आती है इसमें उपाय कि साम दाम दंड भेद, यानी कि राजा को जो है साम दाम दंड भेद के आधार पर अपना जो है राज्य की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि साम का अर्थ है कि विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन और विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किए। दान का अर्थ है प्रतिपक्षी को धन और संपत्ति देकर अपने अनुकूल कर ले। दंड का अभिप्राय है कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल करते। और भेद है कि शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने से के उद्देश्य ये शत्रु पक्ष और उसकी प्रकृतियों और उसके मित्रों सहायकों आदि के माध्यम से फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर दिया जाए तो वो भेद कहलाता है। तो इस तरह से हमने मनु के आज ये सैद्धांतिक विचारों के बारे में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में उसके व्यावहारिक पक्ष के